हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम इस सीरीज के अंदर सीख रहे हैं। आगे इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम कवर करने जा रहे हैं। ये अकाउंटिंग टर्म्स इसलिए हमें सीखना जरूरी है क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करेंगे बच्चों, ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, तो ये टर्म्स हमारे लिए वहां पर जानना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को सीखे बिना, जाने बिना हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी सही तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टर्म्स बहुत जानना जरूरी है। इसलिए हम हर एक टर्म्स पर बहुत अच्छे से समय दे रहे हैं। आई होप आप बाकी के वीडियोस भी बहुत एंजॉय किए होंगे हमने, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने उन्हें सीखा था। इस वीडियो के अंदर भी बहुत रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डेटर्स क्या होता है सर, क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल एंड मेनी मोर। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके सर, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। गुड्स किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म से बच्चों, गुड्स किसे कहा जाता है? देखिए समझिए, जिस आर्टिकल में या जिस थिंग में आप डील करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जिसे आपने खरीदा है, आपने मतलब बिजनेस में खरीदा है सेल करने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए, वो सब कुछ गुड्स कहलाता है। जिसमें बिजनेस पर्टिकुलरली डील करता है वो गुड्स कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति फर्नीचर का बिजनेस करता है, टेबल और चेयर परचेज करता है, तो टेबल और चेयर्स को किस लिए खरीदेगा बताइए बच्चों? रीसेल करने के लिए। तो टेबल्स, चेयर्स को खरीदने पर किया गया खर्चा उसके लिए परचेज कहलाएगा, और टेबल और चेयर्स उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। समझिए, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, मेरी कपड़े की दुकान है मान लीजिए, तो मैं जो क्लॉथ्स खरीदता हूं वो मैं सेल करने के लिए खरीदता हूं। क्लॉथ मेरे लिए यहां पर गुड्स है। लिखा हुआ है सर, देखिए, गुड्स इंक्लूड्स, व्हाट इज सेज, गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स which are purchased for the resales and which are used for the productions of the finished products। ये कहना चाह रहे हैं सर, देखिए ध्यान से सुनिए सर। गुड्स के अंदर यदि आप ट्रेडर नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि मैं ये पेन बनाता हूं सर, पेन का मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा, तो पेन की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मटेरियल मैंने यूज लिया है वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग में मैंने क्या क्या मटेरियल यूज लिया है, इसमें निब लगी है, नोट लगी है, प्लास्टिक लगी है, मान लीजिए इसके अंदर इंक लगी है, ये सारा मटेरियल जो मुझे अपने आर्टिकल को बनाने के लिए, अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए काम में लिया जाएगा, वो गुड्स कहलाएगा बच्चों। तो गुड्स के लिए दो तरह की बातें हो सकती है, एक ट्रेडर के रेस्पेक्ट में, दूसरा मैन्युफैक्चरर के रेस्पेक्ट में। ट्रेडर के रेस्पेक्ट में गुड्स का मतलब वो चीज है जो वो बेचने के लिए खरीदता है। मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स का मतलब वो सभी मटेरियल्स जो वो अपने फिनिश गुड्स को बनाने में काम में लेगा, वो गुड्स कहलाएगा। आई होप बात समझ में आती होगी सर। जैसे फर्नीचर डीलर टेबल और चेयर्स बनाता है, तो वो जितना भी लकड़ी खरीदता है, वो लकड़ी, वो वुड जो उसके फिनिश गुड्स को बनाने में काम में आएगी, वो टिम्बर जितना भी वो खरीदता है, फेविकोल जितना भी वो खरीदता है, उसमें इरेक्शंस के लिए जितनी कील वगैरह, आयरन स्टील्स के इक्विपमेंट्स वो खरीदता है, वो सब चीजें गुड्स कहलाएगी बच्चों, जो कि उसके फिनिश गुड्स को बनने में काम आ रही है। आई होप आपको बात समझ में आती होगी सर। पढ़ते हैं आगे। फॉर द फर्नीचर डीलर, purchase of chairs and tables is termed as goods, while for other furniture is termed as assets। अब इसे ध्यान से समझिए सर। इसके कहने का मतलब यह है, इसके कहने का मतलब यह है, यदि फर्नीचर डीलर फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, वुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टिम्बर बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए ऑफिस में खरीद रहा है, तो वो सर उसके लिए गुड्स नहीं है।
गौर फरमाइएगा, यदि आपने उसे ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए खरीदा है तो ही वो गुड्स कहलाएगा सर। जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है या फिर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, ठीक है, मैंने फर्नीचर परचेज किया, टेबल चेयर्स एक्सेट्रा मैंने परचेज करी, सोफा सेट वगैरह परचेज किया, बताइए क्या मैंने उसे सेल करने के लिए खरीदा या फिर मैंने अपने ऑफिस में उसे अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए, उन्हें बैठने के लिए या फिर मेरे बिजनेस में उसे रिटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने खरीदा है। ये मेरे लिए असेट कहलाएगा। जैसा हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, असेट की डेफिनेशन में ये फॉलो होता है, ऐसा वन टाइम एक्सपेंडिचर जो कि रीसेल पर्पस के लिए नहीं किया गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए नहीं किया गया, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए किया गया, बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कई सालों तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, वो असेट कहलाता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है सर गुड्स और असेट्स में। गुड्स का मतलब वो सभी आर्टिकल और थिंग्स जो मैं बेचने के लिए खरीदता हूं या फिर मैं बनाकर बेचने के लिए खरीदता हूं, वो सब गुड्स कहलाता है। यदि मैं एज इट इज बेचने के लिए खरीदता हूं तो भी वो गुड्स है, या फिर मैं कुछ मटेरियल्स खरीदता हूं जो मेरे फिनिश गुड्स में असेंबल किए जाएंगे, एसोसिएट किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, फिनिश गुड्स को बनाने में काम आएंगे, वो भी सर मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। आई होप बात समझ में आई होगी आपको। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर टिम्बर खरीदता है, फेविकोल खरीदता है, स्टील इक्विपमेंट्स, कुछ आयरन ऑरेज खरीदता है, कील वगैरह खरीदता है, वो सब उसके लिए गुड्स है क्योंकि वो उसके फिनिश गुड्स को बनाने में काम में लाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े, कमेंट कर बताइए, डन कर दीजिए यदि बात समझ में आती है सर तो आगे बढ़ते हैं सर। सिमिलरली फॉर स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज गुड्स whereas for the other it is expenses। जानते हैं सर, समझिए अब एक्सपेंस, अदर रेवेन्यू एक्सपेंस और गुड्स में भी एक डिफरेंस है। मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में, जिसमें आप सब मेरे पार्टनर हैं, याद रखिए हमें बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा सोचना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है सर। हमने स्टेशनरी परचेज करी, तो बताइए वो स्टेशनरी का मतलब बच्चों को जेरोक्स वगैरह एक्सेट्रा, पेन पेंसिल रबड़ ETCs, वो स्टेशनरी बताइए मेरे क्या काम आएगी? क्या मैंने उसे रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है? नो, मैंने उसे रीसेल पर्पस के लिए, हमने उसे रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा है सर, हमने उसे ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। बिजनेस में ऑफिस पर्पस के लिए हमने उसे खरीदा है और उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, कई सालों तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेशनरी कम से कम 2-3 महीने काम आती है सर, फिर उसके बाद खरीदनी होती है। रेकरिंग नेचर का खर्चा है ये, रूटीन नेचर का है ये, एक साथ स्टेशनरी खरीद कर नहीं रखते हैं हम। तो बच्चों ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, गुड्स नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, यहां पर ये एग्जांपल आपको बहुत ध्यान से सुनने, रिपीट कर आप सुन लीजिएगा, एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जाएगी सर आपको। यदि मैं एक स्टेशनरी ट्रेडर हूं, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, गांव में, गली में, जहां से भी आप देख रहे हैं बच्चों, कमेंट कर बताइए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। वहां पर स्टेशनरी की शॉप है सर, बिल्कुल होगी। स्टेशनरी शॉपकीपर या स्टेशनरी डीलर स्टेशनरी किस लिए खरीदता है बताइए? स्टेशनरी को वो रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, इसलिए स्टेशनरी उसके लिए गुड्स है। आई बात समझ में? ओके सर, स्टेशनरी डीलर के लिए तो सर स्टेशनरी गुड्स है, बट सर अदर बिजनेसेस के लिए स्टेशनरी एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं परचेज की। बहुत शानदार पीपीटी नोट्स आपके लिए, कलरफुल नोट्स तैयार है, ठीक है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांगिए सर, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। या जो नंबर यहां पर चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा सर। यदि मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, आपकी क्वेरीज का आंसर जरूर दूंगा यदि आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं गिवन नंबर्स पर, ये जो नंबर चल रहा है सर, राइट। मैं आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपका जवाब जरूर दूंगा। आप डाउट पूछिए, मैं आपके लिए हर समय अवेलेबल हूं सर। बात करते हैं सर परचेज की। व्हाट इज परचेज? बच्चों अभी हमने सीखा गुड्स किसे कहते हैं, जिसे या तो बताओ, फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताओ, बोलो किसे कहते हैं गुड्स। ऐसे आर्टिकल और थिंग्स
जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसे बिजनेस ने बेचने के लिए खरीदा है, या फिर जिसे बिजनेस के अंदर कुछ फिनिश गुड्स को बनाकर बेचने के लिए खरीदा गया है। जैसे मैं फर्नीचर बनाता हूं, फर्नीचर ही खरीदता हूं, मैं फर्नीचर सेल करता हूं, ट्रेड करता हूं, तो फर्नीचर की शॉप है मेरी, मैं फर्नीचर क्यों खरीदूंगा? बेचने के लिए। तो वो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? गुड्स। फर्नीचर बनाता हूं, बनाने के लिए मैंने टिम्बर खरीदा, रॉ मटेरियल के रूप में जो भी उसके अंदर लगता है, फेविकोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी मेरे लिए गुड्स है। तो बच्चों, बिजनेस के अंदर गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है, जो एक्सपेंस किया जाता है, वो खर्चा बिजनेस के अंदर परचेज कहलाता है। हाँ बच्चों, एक बार ध्यान से वापस से सुनिए, गुड्स को खरीदने में किए गए खर्चे को परचेज बोला जाता है। गुड्स को खरीदने में किए गए खर्चे को क्या बोला जाता है बच्चों? परचेज बोला जाता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं सर। द टर्म परचेज इज यूज्ड, व्हाट इज द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। सर टर्म क्यों यूज ली जाती है? गुड्स को परचेज करने के लिए। इन विच बिजनेस डील्स इन केस ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स गुड्स मीन एक्वायरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। गुड्स का मतलब वहां पर है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना। रॉ मटेरियल का मतलब है बच्चों, जैसे मैं एक रजिस्टर बनाता हूं, रजिस्टर मैन्युफैक्चर, तो रजिस्टर के लिए अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है, रजिस्टर के अंदर ये शीट लग रही है, राइट, ठीक है, स्पाइरल शीट, रजिस्टर के अंदर पेजेस लग रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीज जो रजिस्टर को बनाने में लग रही है, ये क्या बोलते हैं इसको? रिम लग रही है। जो भी मटेरियल इस रजिस्टर को बनाने में लग रहा है वो कहलाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बच्चों, इसमें जो भी मटेरियल लगा वो रॉ मटेरियल है, या फिर आप उसे कह सकते हैं गुड्स, और उस पर किए गए खर्चे परचेज कहलाएंगे। इस शीट पर किया गया खर्चा, इस रिम पर किया गया खर्चा, और इसके अंदर जो भी पेपर लग रहा है, ये सब रॉ मटेरियल है, और इन पर किया गया खर्चा, बोलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, परचेज कहलाएगा। इस पर किया गया खर्चा परचेज कहलाएगा। मुझे कमेंट करके जवाब देना, मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू कुछ चीज पूछता हूँ। मान लीजिए इस रजिस्टर को बनाने में जो पेपर लगे हैं, 50 रुपए के पेपर लगे, 50 रुपीज, काउंट कर लीजिएगा। वो 50 रुपए का खर्चा क्या कहलाएगा? परचेज, क्योंकि ये पेपर क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल या फिर गुड्स। इस पर जो स्पाइरल लगाई है हमने, स्पाइरल और निब लगाई है, इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज। कितनी है बच्चों? 40 रुपीज। तो ये 40 रुपीज भी हमारे लिए रॉ मटेरियल है, या फिर कह सकते हैं गुड्स है, जो हमारे फिनिश गुड्स को बनाने में लगा है, और ये 40 रुपीज का खर्चा भी कहलाएगा परचेज। तो इस रजिस्टर को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी? बताओ 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 बच्चों, कमेंट कर बताओ। इस रजिस्टर को बनाने में हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी? वो टोटल कॉस्ट हमारे बिजनेस में कहलाएगी परचेज। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों जवाब दिया है सर, जवाब दिया होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। आगे क्या लिखा है सर? नोट्स में देखते हैं। यहां पर बोला है रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो भी खर्चा किया गया फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू द फिनिश गुड्स देन सेल। हम इस फिनिश गुड्स को बनाने में कितना पैसा लगाया हमने? 90 रुपीज। फिर हम इसे सेल कर देंगे। तो सेल तो ऑब्वियसली कॉस्ट से ऊपर ही करेंगे। मान लीजिए हमने 90 रुपीज इसमें लगाए हैं, तो हम इसे 90 रुपीज हमने इसमें लगाए हैं, तो हम इसे कितने पर सेल करेंगे? मान लीजिए 100 रुपीज पर या 120 रुपीज पर। तो ये तो कहलाएगी हमारी सेल्स। आई होप बात समझ में आती होगी सर आपको। आगे बढ़ते हैं। इन केस ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर ली, जो सीखा है वही पढ़ रहे हैं सर। गुड्स आर द दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल। जब हम एज इट इज बेचने के लिए कोई भी चीज खरीदते हैं तो सर वो गुड्स कहलाता है। आगे कहा गया इन बोथ द केस द पर्पस इज टू मेक द प्रॉफिट बाय रीसेल। दोनों ही केस में पर्पस क्या होता है? सेल कर पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ डीलर, मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया वो कोट किए सर यहाँ पर शानदार पीपीटी के फॉर्म में, हाईलाइटेड फॉर्म में, मजा आ जाएगा सर आपको पढ़ के। क्लोथ डीलर परचेज द क्लोथ फॉर सेल एंड द क्लोथ सो परचेज्ड विल बी कॉल्ड गुड्स। जो क्लोथ खरीदा गया वो गुड्स कहलाएगा। इफ दिस सेम क्लोथ डीलर, अब आप ध्यान से पढ़िएगा, वही क्लोथ डीलर परचेज करता है फर्नीचर फॉर सिटिंग देयर कस्टमर्स, सच फर्नीचर विल नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स बट विल बी कॉल्ड एज असेट। क्योंकि ये फर्नीचर अब बेचने के लिए नहीं खरीदा गया है, ये फर्नीचर कस्टमर्स को बैठने के लिए, उन्हें सर्विस देने के लिए, उनको वेट करने के लिए खरीदा गया है कि वो बैठे आराम से वेट करें। ठीक है, ये इंटरनल एसेसरीज का पार्ट है, ये बिजनेस की असेट है जो बिजनेस में कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करेगा। ये नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा है, ये रिपीटेटिव नेचर का खर्चा नहीं है, इसलिए ये असेट कहलाएगा और इसका नाम होगा सर, इसका नाम होगा फर्नीचर।
आप एक बात याद रखिए, अकाउंटिंग में असेट्स के नाम से ही जाना जाता है, पर गुड्स पर किए गए खर्चे को परचेज के नाम से जाना जाता है और असेट पर किए गए एक्सपेंस को उस असेट के नाम से जाना जाता है। गुड्स पर किया गया खर्चा रिपीटेटिव नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। असेट पर किया गया खर्चा कैपिटल नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके सर, बात समझ में आती है सर, आगे बढ़िए। आगे मैंने लिखा है द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। एक बात और मैं आपको यहां से समझा देता हूं सर, जिस व्यक्ति से हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं ना बच्चों, वो व्यक्ति कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाता है सर? वो क्रेडिटर। जो व्यक्ति गुड्स की सप्लाई करता है वो कहलाता है सप्लायर, और यदि हम गुड्स उससे क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो वो कहलाता है क्रेडिटर। देखिए इधर देखिए बच्चों, स्क्रीन पर देखिए आप, ये एक व्यक्ति है, ये हमें बिजनेस के अंदर गुड्स सप्लाई करता है। गुड्स हम जानते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर हमें गुड्स की सप्लाई करता है। तो बच्चों, यदि ये गुड्स क्रेडिट पर प्रोवाइड किए गए हैं, उधार बेचे गए हैं हमें, तो व्यक्ति कहलाएगा क्रेडिटर। क्या कहलाएगा बच्चों? बताइए फटाफट से। ये व्यक्ति कहलाएगा क्रेडिटर। नॉर्मली इसे बोलते हैं बिजनेस में सप्लायर। क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लायर। और यदि सप्लायर गुड्स की सप्लाई क्रेडिट पर करता है तो बन जाता है वो क्रेडिटर। यदि ये सप्लाई हमें करता है क्रेडिट पर तो बन जाएगा क्रेडिटर। जब तक ये हमें क्रेडिट पर सप्लाई नहीं करता तो ये सप्लायर ही कहलाता है, और जितने अमाउंट की क्रेडिट हमें देता है उतने अमाउंट से ये क्रेडिटर कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। आई होप बात समझ में आई होगी सर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सर परचेज रिटर्न। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा सर इसको। परचेज रिटर्न को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप इधर देखिए। मान लीजिए ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है, ठीक है। हमने 50,000 के गुड्स क्या खरीदे, इससे परचेज किए। 10,000 रुपीज ऑफ गुड्स हमें पसंद नहीं आए और हमने उन्हें रिटर्न कर दिया। तो बच्चों, यहां जो 50,000 रुपीज पर आपने एक्सपेंस किया था वो तो कहलाएगा सर परचेज, और जो गुड्स आपने रिटर्न कर दिया वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो फटाफट से। परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिया वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। परचेज को बोलते हैं हम एक्सपेंस, और परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं डिक्रीज इन एक्सपेंस। एक बात ध्यान की दीजिएगा, आगे जाकर मैं बताऊंगा परचेज यानी कि एक्सपेंस को किया जाता है डेबिट, और डिक्रीज इन एक्सपेंस जैसे कि मैंने बताया आपको, डिक्रीज इन एक्सपेंस, परचेज रिटर्न जिसे डिक्रीज इन एक्सपेंस बोलते हैं, उसे किया जाता है यहां पर, उसे किया जाता है सर यहां पर क्रेडिट। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी सर परचेज रिटर्न के बारे में जो मैंने आपको बताया है। देख लेते हैं वापस से, व्हाट इज मीन बाय परचेज रिटर्न्स? व्हेन द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर then are known as purchase return. Such return are also termed as return outward. Purchase return को return outward भी बोलते हैं। नाम मैं याद करा देता हूँ। परचेज, हमने कुछ खरीदा, परचेज रिटर्न वापस लौटाया, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, वापस लौटाया, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टर्म है सर हमारे पास सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? जिस गुड्स को आपने बेचने के लिए खरीदा था, उस गुड्स को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, गुड्स को बेचने से, चाहे आपने एज इट इज सेल किया या फिर बनाकर सेल किया, तो बच्चों सेल्स का मतलब है एक ऐसी रेवेन्यू नेचर की इनकम या डायरेक्ट नेचर की इनकम जो गुड्स को बेचने से जनरेट होती है। जैसे एग्जांपल, हमने जो गुड्स खरीदा था, मान लीजिए हमने गुड्स खरीदा था 50,000 रुपीज में, हमने गुड्स खरीदा था सर 50,000 रुपीज, तो इसको खरीदने पर किया गया एक्सपेंस हमारे लिए कहलाएगा परचेस। हमने इसे सर आगे सेल किया 60,000 रुपीज,
तो बच्चों ये 60,000 रुपीज कहलाएगी हमारी सेल्स। ये परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस था, सेल्स हमारे बिजनेस की इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम। ठीक है, आई मस्ट से रेवेन्यू इनकम। इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सेल्स मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एट प्राइस। जो गुड्स हमने बनाया था उसकी ओनरशिप हमारे पास थी। ये गुड्स हमने बनाया सर, इसकी ओनरशिप हमारे पास है, कुछ भी है ये, ठीक है, हमने बेचने के लिए बनाया था, ठीक है, तो इसकी ओनरशिप भी हमारे पास थी। हमने जब इसको बेच दिया तो इसके अंदर ओनरशिप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पार्टी को जिसे ये गुड्स बेचा गया है एक रीजनेबल प्राइस पर। रीजनेबल प्राइस क्या है हमारे एग्जांपल में? 60,000, तो वो कहलाएगी सेल्स। फॉर एग्जांपल्स, तरुण सेल्स कंप्यूटर टू वरुण। The ownership of computer will be transferred from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the agreed price of the computer from Varun. तरुण ने कंप्यूटर वरुण को सेल किया। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यहां पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी बिजनेस के एस्पेक्ट से देखी जाएगी। तरुण मस्ट बी ए बिजनेस ओनर या फिर मस्ट कंडक्ट ए बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शंस। यदि वो पर्सनल नेचर में OLX पर भेज रहा है अपने पर्सनल कंप्यूटर को, तो बच्चों वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना बिजनेस के लिए सेल्स होगा। यहां पर तरुण यदि कंप्यूटर सेल कर रहा है तो तरुण मस्ट बी कंप्यूटर डीलर। यदि वो कंप्यूटर डीलर है और कंप्यूटर को सेल कर रहा है एज ए कंप्यूटर डीलर, तो बच्चों उसको सेल करने से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो कहलाएगी सेल। जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो कहलाएगी सर सेल। ओके, तो सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। अभी हमने गुड्स सीखा है, उससे हमने परचेज सीखा, अभी हम गुड्स के रेस्पेक्ट में ही टर्म सीख रहे हैं सेल्स, क्योंकि गुड्स को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहलाता है सेल्स। क्रक्स में बता देता हूं सर मैं आपको, गुड्स को खरीदने से जो खर्चा होता है वो कहलाता है परचेज, और गुड्स को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है जिसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है वो कहलाती है सेल्स। ओके सर, आगे बढ़ लेते हैं सर। It is also includes the revenue from the services provided to the customer। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और बच्चों से उसके लिए फीस चार्ज करता हूं, राइट। मान लीजिए आपने मुझे 15,000 रुपीज का फीस पे किया, वट एवर द अमाउंट, मैंने आपको उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ये 15,000 रुपीज मेरे लिए क्या कहलाएगा बच्चों? सेल्स। देखिए बिजनेस गुड्स को बेचने का भी हो सकता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी हो सकता है। सर्विस प्रोवाइड करने के रेस्पेक्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स में लेता हूं सर। डॉक्टर अपने क्लिनिक से गुड्स सेल नहीं करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स फील्ड में आपको लीगल और कंप्लायंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विसेज कहलाएगा सर। और सर्विसेज को बेचने से जो वो क्लाइंट से फीस लेता है वो उसके लिए कहलाएगी सेल्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बैंकिंग कंपनी अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है, बैंकिंग सर्विसेज देती है, उसके लिए वो जो भी फीस चार्ज करती है वो उनके लिए कहलाती है सेल्स। म्यूचुअल फंड कंपनी अपने कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजरी सर्विसेज देती है, वो जो भी फीस चार्ज करती है, ब्रोकरेज चार्ज करती है, वो उनके लिए कहलाती है सेल्स। इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरी को जो भी सर्विसेज, इंश्योरेंस कवरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो उनके लिए कहलाती है सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब समझ में आया होगा सर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस को प्रोवाइड करने से जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भी सेल्स कहलाती है। जो भी गुड्स डीलर है, गुड्स को बेचने से जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भी सेल्स कहलाता है। एग्जांपल्स हम ले लेते हैं सर, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं सर यहां से। ओके, द टर्म सेल इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ असेट। एक बात और ध्यान रखना, इसको बहुत ध्यान रखना सर, असेट को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सेल्स नहीं कहलाएगा। इनफैक्ट गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आई मस्ट से गुड्स को सेल करने से एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो ही सेल्स कहलाएगा। असेट्स को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सेल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? मेरी बात का, मेरे क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे। असेट्स हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं,
असेट्स हम बिजनेस में एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए खरीदते हैं, तो उसको बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा सर वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी, वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट नहीं होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल इफ क्लोथ डीलर्स, मैंने सभी चीजों के शानदार एग्जाम्पल आपके लिए कोट किए हैं, आपको 1% भी डाउट नहीं आने वाला है। रिवाइज जरूर कर लेगा, एक बार देखकर मत छोड़ना, रिवाइज जरूर करना। आप 1.5x की स्पीड में इसको रिवाइज जरूर कर लेना एक बार से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप सभी के लिए। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले टाइम पर सभी चीजें यहां पर अपलोड की जाएंगी विद बेसिक एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशंस। आपको यहां पर अकाउंट्स के बारे में पूरी XYZ ABCD सिखाई जाएगी सर, क्योंकि आगे हम जनरल एंट्रीज सीखेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल क्लोथ डीलर सेल्स द गुड्स, इट विल टर्म्ड एज सेल्स। गुड्स बेचता है तो वो सेल है, बट क्लोथ डीलर अपने पुराने फर्नीचर को बेच देता है या पुराने टाइपराइटर को बेच देता है बच्चों, तो वो सेल्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि असेट को बेचना सेल्स नहीं होता है। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, जिसे परचेज के लिए हमने पढ़ा था। अब यहां पर सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब सिंपल सा है सर। सेल्स रिटर्न का मतलब है सर, मान लीजिए हमने, ये हमारा बिजनेस है, हमने इनको सेल किया था, इनका नाम है मिस्टर एक्स। कितने का गुड सेल किया था बताइए? 60,000 रुपीज का, अभी एग्जांपल में लिया था, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिए, लेट से ₹8,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। तो बच्चों ये जो गुड्स हमने बेचे थे वो कहलाती है सेल्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो गुड्स वापस रिटर्न हुए हैं ये कहलाता है सेल्स रिटर्न। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेल्स हमारे बिजनेस की बच्चों इनकम है। क्या है बच्चों? हमारे बिजनेस की इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, आगे जाकर देखेंगे। सेल्स रिटर्न हमारे बिजनेस में डिक्रीज इन इनकम है। क्या है बच्चों? डिक्रीज इन इनकम। बच्चों इनकम को क्रेडिट करते हैं तो डिक्रीज इन इनकम को डेबिट करते हैं, ये हम आगे जाकर सीखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और जो नेट सेल्स होती है उस नेट सेल्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है। सेल कर रहे हैं, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अब देखो, परचेज रिटर्न को बोला था हमने रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा था वापस लौटाया, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। जो वापस लौट कर आया, उसका नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। ओके, बात समझ में आई होगी सर। ट्रेड रिसीवेबल की बातें कर लेते हैं सर। अब इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस बोर्ड पर रखिएगा सर। मैं आपको समझाता हूं, यहां पर समझा देता हूं सर मैं आपको। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर शामिल होते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है सर, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर्स प्लस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या समस्या है सर, इसको समझते हैं, यही समझ लेते हैं सर बिल्स रिसीवेबल। पहले हम पढ़ लेते हैं डेटर। डेटर किसे बोलते हैं सर? देखिए, बिजनेस के द्वारा जिस भी पर्सन को, लेट्स से मिस्टर वाई गुड्स को सेल किया जाता है और सेल्स किया जाता है, वो कहलाता है कस्टमर। क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिस भी पर्सन को बिजनेस के द्वारा गुड्स सेल किया जाता है वो कहलाता है कस्टमर। परंतु इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यदि यही गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाएं तो ये कस्टमर बच्चों कहलाएगा, ये कस्टमर कहलाएगा डेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। मतलब कि ये हमें इससे पैसा लेना है। यदि गुड्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी पर्सन मिस्टर वाई को बेचा गया है
तो बच्चों वो एक हमारा कस्टमर है, और यदि उसे हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, कैसे बेचा है बच्चों, क्रेडिट पर, तो वो कस्टमर बन जाता है हमारा डेटर। मतलब यदि एग्जांपल, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, समझिए। हमने 50,000 रुपीज का गुड्स मिस्टर वाई को बेचा, ठीक है, और अभी पैसा लेना बाकी है। पैसा नहीं लिया सर, अभी क्रेडिट पर बेचा है, तो मिस्टर वाई हमारे कहलाएंगे डेटर। डेटर इज ए काइंड ऑफ पर्सन to whom the goods are sold on credit. Debtor is a kind of person to whom the goods are sold on credit. बात समझ में आई होगी तो थम कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। डेटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्स रिसीवेबल भी इससे कनेक्टेड टर्म है, अभी सीखेंगे। डेटर्स आर रिप्रेजेंट्स दोस पर्संस और दी फर्म्स, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, टू whom the goods have been sold और सर्विसेज have been rendered on credit। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, उनसे पैसा अभी नहीं मिला है। पैसा मिल गया क्या सर? नहीं मिला। देखिए, गुड्स जहां जहां है वहां सर्विसेज भी हम साथ में देखेंगे, क्योंकि यदि हम गुड्स सेल नहीं करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, डॉक्टर है, म्यूचुअल फंड एजेंसी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि हमने उधारी पर सर्विसेज दी है, तो जो पर्सन को हमने उधारी पर सर्विसेज दी है वो भी हमारे लिए कहलाएगा डेटर। यदि हम गुड्स में डील करते हैं, गुड्स बनाकर बेचते हैं, खरीद कर बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को भी हमने गुड्स सेल किए हैं और क्रेडिट पर सेल किए हैं वो कहलाएगा हमारा डेटर। Still owes some amounts to the business. For example, if goods worth rupees 50,000 have been sold to Mohan on credit, main important is this, main important things is credit. He will continue to remain the debtor of the business so long does not make the full payment. देखिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझिए ध्यान से। बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस, राइट? हमने सेल करी सर मिस्टर वाई को हमने सेल्स करी 60,000 रुपीज। अब इस 60,000 की सेल्स में से कुछ सेल है हमारी कैश और कुछ सेल है बच्चों हमारी क्रेडिट। मान लीजिए 20,000 रुपीज मिस्टर वाई ने हमें कैश पे कर दिया और 40,000 रुपीज उन्होंने पे करना बाकी है। तो ये जो मिस्टर वाई हमारे कस्टमर है, वो बच्चों हमारे डेटर भी कहलाएंगे। बट डेटर वो कितने अमाउंट से कहलाएंगे, मुझे एक बात बता दो। डेटर वो केवल और केवल 40,000 से कहलाएंगे, क्योंकि जितने से हमने क्रेडिट पर सेल किया है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिस व्यक्ति के साथ हुई है, उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए ही दैट पर्सन हमारा डेटर कहलाएगा। आई होप बात समझ में आती होगी सर। और ये डेटर हमारे बुक्स में तब तक शो होंगे जब तक कि सामने वाला व्यक्ति हमें जो रिमेनिंग पेमेंट है उसका पेमेंट नहीं कर देता। अब इसके साथ ही जुड़ी हुई एक टर्म है बिल्स रिसीवेबल। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं सर। व्हाट इज मीन बाय बिल्स रिसीवेबल? ये है हमारा बिजनेस और ये है हमारे मिस्टर वाई। मान लीजिए हमने गुड्स से सेल किए थे 2 मंथ क्रेडिट पर। कितने मंथ की क्रेडिट पर बच्चों? 2 महीने की क्रेडिट पर, मतलब उधारी पर। और मिस्टर वाई हमें 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। गुड्स की सेल हुई थी, मान लीजिए क्रेडिट थी 60,000 रुपीज। ये नया एग्जांपल है, इसको नए एग्जांपल की तरह लीजिएगा। अब हमें यानी कि बिजनेस को एक श्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए सर? एक श्योरिटी चाहिए सर, या फिर कहते हैं एक गारंटी चाहिए। किससे चाहिए? मिस्टर वाई से, कि आप हमें 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, है ना? हमें आप पर विश्वास नहीं है, आप श्योरिटी दीजिए, गारंटी दीजिए, आप हमें 2 महीने बाद पक्का पेमेंट कर दोगे, ठीक है? और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मिस्टर वाई कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, जिसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। मेरे नाम पर बनाइए, मिस्टर वाई के नाम पर बनाइए। उसमें आप लिखिए कि मिस्टर वाई, मेरी लैंग्वेज मेरी भाषा में लिखिए आप कि मिस्टर वाई हमें वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि वो 2 महीने बाद इस डेट पर हमें पेमेंट कर देगा, ठीक है? और इसको एक स्टैम्प पेपर पे एक लीगल ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट पर आप लिख दीजिए, नोटरी पब्लिक से साइन करवा लीजिए, या इसका जो फॉर्मेट होता है, लीगल फॉर्मेट होता है, उसका आप लिखिए, ठीक है? 2 कॉपी में आप इसको लिखिए और हमें भेज दीजिए। मैं इस पर अपनी एक्सेप्टेंस अप्रूवल कर आपको लौटा दूंगा। तो आपके लिए श्योरिटी और गारंटी जो मैंने दी है, मिस्टर वाई ने दी है, वो कहलाएगी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज नथिंग बट ए गारंटी और श्योरिटी of the due payment
on specific future date given by your debtor, given by your customer in respect of credit sale originally made. ओरिजिनली जो क्रेडिट सेल मेड की गई थी उसके रेस्पेक्ट में यदि आपके डेटर ने, कस्टमर ने जो आपको श्योरिटी दी है, गारंटी दी है रीपेमेंट के रिगार्ड्स में, वो श्योरिटी और गारंटी ऑन पीस ऑफ पेपर है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट पर है, तो वो एक्सेप्टेंस, वो अप्रूवल आपके लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अब इस डायग्राम में देखिए, हमने एक लिखा बिल, ठीक है, उसकी लैंग्वेज थी सर इस तरह से कि हमें मिस्टर वाई जो है एक स्पेसिफिक डेट पर इतने 60,000 रुपीस का पेमेंट करने का कर रहे हैं प्रॉमिस, और इस पर यहां हमारे साइन होंगे या मिस्टर वाई के साइन होंगे, और ये 2 कॉपी में लिखा जाएगा। कितनी कॉपीज में लिखा जाएगा बच्चों? 2 कॉपीज। अभी 2 ही समझिए आप, ठीक है। अब ये दोनों कॉपी यहां पर बिजनेस के साइन कर देते हैं हम। मान लो बिजनेस की तरफ से हम ऑथराइज्ड पर्सन है जयदत्त, हमने साइन कर दिया, दोनों कॉपी भेज दी मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने पढ़ ली, ठीक है, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए सर दोनों कॉपीज पर मिस्टर वाई ने भी अपने साइन कर दिए, मिस्टर वाई ने भी अपने साइन कर दिए। ये देखिए मिस्टर वाई के हो चुके साइन। अब मिस्टर वाई एक कॉपी तो अपने पास रख लेंगे और दूसरी कॉपी सर वापस रिटर्न कर देंगे बिजनेस को। तो बिजनेस को जो रिटर्न होकर कॉपी वापस मिल रही है वो कॉपी ही कहलाएगी बिल्स रिसीवेबल। मतलब ऐसे बिल जिनके रेस्पेक्ट में डेटर या कस्टमर ने बिजनेस को एक्सेप्टेंस दे दी है एक फ्यूचर डेट पर, एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर पेमेंट करने के रिगार्ड्स में, तो वो बिजनेस के लिए कहलाएंगे बिल्स रिसीवेबल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं और अच्छे से, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, जितने की एक्सेप्टेंस बिजनेस को मिली है उतने से ही वो कहलाएंगे बिल्स रिसीवेबल। जो एक्सेप्टेंस सामने वाले डेटर ने, कस्टमर्स ने नहीं दी है गारंटी श्योरिटी के रूप में, अप्रूवल नहीं दी है, वो बिल्स रिसीवेबल नहीं कहलाएंगे। नोटिंग कर लेते सर एक बार फटाफट से, बिल्स रिसीवेबल के रिगार्ड्स में हाइलाइटर ले लिया सर हमने। सो व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसको बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ समझा देता हूं। इधर देखिए आप, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं इसको। देखिए जो ये बिल हमें मिले हैं, मान लीजिए हमें मिस्टर वाई से अप्रूवल के बाद, इस एग्जांपल में ले लेते हैं 40,000 के बिल मिले, मान लीजिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी, हमारे पास आ गए बिल्स रिसीव। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों है ये समझा रहा हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये इसलिए है क्योंकि इन बिल्स को हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं सर? डिस्काउंट। सामने वाला मिस्टर वाई जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, अप्रूवल दी है, वो तो 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। उन्होंने तो एक्सेप्टेंस ये दी है कि हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे आपको। और बिजनेस में मान लीजिए लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है आज, बिजनेस को चाहिए आज पैसा, तो बिजनेस क्या करेगा सर? कहां से पैसा जुटाएगा बिजनेस, ये मुझे बताइए। बिजनेस को पैसा आज चाहिए तो बिजनेस जाएगा बैंक के पास। किसके पास जाएगा सर? बैंक के पास फॉर डिस्काउंटिंग। इस बिल की डिस्काउंटिंग के लिए बिजनेस बैंक के पास जाएगा। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये बिजनेस, ये एक बैंक का बिजनेस है बच्चों, वो बिल को डिस्काउंट करने का काम करते हैं। ये बैंक का एक बिजनेस है, वो बिल को क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। हम गए बैंक के पास कि हमारे पास मिस्टर वाई ने जो बिल दिया है वो है सर, आप ऐसा कीजिए, इसको डिस्काउंट कर दीजिए। बैंक क्या करेगा? आपके बिल्स को ले लेगा और आपको दे देगा पैसा, आपको दे देगा कैश जो आपको चाहिए। मान लीजिए 40,000 रुपीज का ये बिल था। बैंक इसमें अपना डिस्काउंट चार्जेस काट लेगा या कमीशन काट लेगा, जिसको बोलते हैं 2,000 रुपीज, जो भी फिक्स होता है एक स्पेसिफिक परसेंटेज। क्योंकि बैंक आपको पैसा मिलता 2 महीने बाद, बैंक आपको अर्ली डेट पर पेमेंट कर रहा है, तो ये फैसिलिटी दे रहा है बैंक आपको, उसके लिए बैंक चार्जेस लेगा, फ्री में नहीं करेगा ये सब, और आपको दे देगा सर 38,000 रुपीज। मान लीजिए 38,000 रुपीज आपको मिलेगा, तो आपको इमीडिएट कैश की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई, ठीक है। बैंक को भी कमीशन मिल गया उसके बिजनेस का, और अब ड्यू डेट पर बैंक जाएगा मिस्टर वाई के पास इस बिल को लेकर 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि बिल 2 महीने का था
तो 2 महीने बाद ही बैंक जाएगा मिस्टर वाई के पास बिल को लेकर और मिस्टर वाई से कहेगा कि इस बिल में आपने जो गारंटी दी थी, जो अप्रूवल दी थी रीपेमेंट की, वो पेमेंट आप हमें कर दीजिए। क्योंकि बच्चों यहां पर ये जो बिल है वो ड्यू डेट पर यदि बैंक भी सामने वाले एक्सेप्टी को देगा तो बैंक को यहां पर पेमेंट करना होगा मिस्टर वाई के द्वारा। इसलिए इनको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यह होता है सर कि ड्यू डेट पर बिल या तो जिसके नाम लिखा गया वो लगा दे या फिर ड्यू डेट पर उस बिल को उसका होल्डर, लीगल होल्डर, जो जिसे उस बिल का अधिकार है, जिसने उस बिल को डिस्काउंट किया है, जो बिल उसके नाम नेगोशिएट किया गया है, वो यदि ड्यू डेट पर लगा दे बिल को तो पेमेंट उसे भी कर दिया जाएगा। ऑल्दो यहां पर बैंक ने बिल को डिस्काउंट कर दिया था, बैंक एक नेगोशिएट होल्डर है बिल का जो कि ड्यू डेट पर मिस्टर वाई को बिल लगाएगा और पैसा इनकेश कर लेगा। मिस्टर वाई यहां पर 40,000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे जो बिल के अंदर मेंशन। तो आप देखिए ध्यान से, बैंक को फायदा हो गया सर 2,000 रुपीज का, क्योंकि उसने 38,000 रुपीज पे किए थे और 40,000 का उसको इनफ्लो हो गया। 2 महीने का टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉस्ट के रूप में इंटरेस्ट उसने चार्ज कर लिया। बिजनेस को भी कैश की जो नीड थी, लिक्विडिटी की जो नीड थी, वो फुलफिल हो गई। इसीलिए बिल्स को बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आती है सर? तो हम बढ़ते हैं आगे। ये देख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम द पर्संस हु ड्रो इट। ड्रोअर किसने लिखा था सर? ये बिजनेस में, बिजनेस ने लिखा था जिसे पैसा लेना है। तो लिखने वाला कौन होगा? जिसे पैसा लेना है। एंड गेट इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग। किसके नाम लिखा गया था? मिस्टर वाई के नाम लिखा गया था। तो यहां पर हमारे एग्जांपल में मिस्टर वाई कहलाएंगे ड्रॉइंग, ठीक है, और बिजनेस कहलाएगा ड्रॉअर। पैसा लेने वाला जो बिल लिखता है, जिससे बिजनेस को पैसा लेना है, तो बिल भी कौन लिखेगा? जिसको पैसा लेना है, मतलब बिजनेस। तो बिजनेस को बोलेंगे ड्रॉअर, बिल लिखने वाला। जिसके नाम बिल लिखा गया है, जिससे पैसा लेना है, वो कहलाएगा ड्रॉइंग, ठीक है। बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा बताओ बच्चों? कमेंट करके बताइए फटाफट। बिल को एक्सेप्ट करेगा ड्रॉइंग, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल किसके लिए कहलाएगा? ये ड्रॉअर के लिए, क्योंकि ड्रॉइंग के द्वारा एक्सेप्टेंस के बाद जब बिल्स बिजनेस को रिसीव हो जाएंगे, यानी कि ड्रॉअर को रिसीव हो जाएंगे, ड्रॉअर के लिए कहलाएंगे वो बिल्स रिसीवेबल। इसी के साथ में एक टर्म्स आपको समझा देता हूं। ड्रॉइंग के लिए बिल को एक्सेप्ट करने के बाद एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, वो लायबिलिटी कहलाती है बिल्स पेबल। क्या कहलाती है सर? बिल्स पेबल। मतलब कि हमने जो एग्जांपल लिया था यहां पर, आप समझते हैं, मिस्टर हमारे बिजनेस के लिए, ड्रॉअर के लिए तो ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, पर यहां पर मिस्टर वाई के लिए बन जाएगा ये बिल्स पेबल, क्योंकि एक्सेप्टेंस देने के बाद वो बिल ड्रॉई पार्टी के लिए बन जाता है बिल्स पेबल। एक बात और मैं आपको समझा दूं, यहां मिस्टर वाई के लिए हम क्या है? क्रेडिटर। क्या है हम? क्रेडिटर, क्योंकि मिस्टर वाई हमें पैसा देगा। जिससे पैसा लेना होता है वो कहलाता है, जिसे पैसा लेना होता है वो डेटर कहलाता है, पर जिसे पैसा देना है हमें वो कहलाता है क्रेडिटर। अभी हम इस टर्म्स को भी समझेंगे। वैसे इस एग्जांपल के साथ हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बात समझ में आई सर? ड्रॉअर के लिए बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल। जिसके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है पैसा देने की, वो एक्सेप्टेंस के बाद उस बिल को बोलता है बिल्स पेबल, और वो बिल्स क्रेडिटर के फेवर में एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसी तरह से ड्रॉअर के लिए एक्सेप्टेंस के बाद जो बिल्स रिसीव होते हैं वो कहलाते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये बिल्स डेटर से एक्सेप्टेंस के फॉर्म में उसे रिसीव होते हैं। So the bills receivable is an accounting terms for the bill of exchange drawn on the debtor. बिजनेस में बिल्स किस पर लिखे थे? डेटर पर, जिससे पैसा लेना था, और they received by way of the endorsement from them. एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि सर हम इसे एंडोर्स कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं अदर पार्टी को, ठीक है। तो सर ड्यू डेट पर बिल मिस्टर वाई को कौन लगाएगा? ऐसा नेगोशिएटिंग, जिसको हमने नेगोशिएट किया था, जिसको हमने बिल एंडोर्स किया था, जो बिल का होल्डर है, जैसे हमारे एग्जांपल में बैंक ड्यू डेट पर पैसा लगाएगा, बिल लगाएगा और पैसा ले लेगा। So the amount specified in such bill receivable at a future date. हम जानते हैं फ्यूचर डेट पर ही पैसा मिलता है। ट्रेड पेबल एंड क्रेडिटर, इस टर्म को हमें अब सीखना है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया सर?
यदि समझ में आता है तो नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं, कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट है आपके बिल्कुल सॉल्व किए जाएंगे सर, इसलिए बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। If you want to join the live classes, then you can also contact, बात कर सकते हैं। फुल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर लाइव क्लास होगी, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होगी। एक एक चीज को वहां पर हम और अच्छे डिटेल में सीखेंगे। अब देख लेते हैं सर, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है सर, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अब समझिएगा इसको ध्यान से, ये हमारा बिजनेस है। क्या है सर? ये हमारा बिजनेस। यहां पर मिस्टर एक्स से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे। एरो का ध्यान रखिए, इधर है। हमने कुछ गुड्स मिस्टर एक्स से बेचे नहीं है, मिस्टर एक्स से खरीदे हैं। मिस्टर एक्स से हमने कुछ गुड्स यहां पर परचेज किए हैं। लेट से ₹70,000। अमाउंट चेंज कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। गुड्स परचेज किए सर, तो जिस व्यक्ति से हमने गुड्स परचेज किए हैं वो कहलाता है हमारा सप्लायर। क्या कहलाता है बच्चों? सप्लायर कहलाता है। ठीक है, गुड्स की सप्लाई करने वाला व्यक्ति कहलाता है सप्लायर। यदि हमने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, बट यदि हमने ये गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट, ये ध्यान दीजिएगा आप, यदि हमने ये गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे हैं तो ये सप्लायर कहलाएगा क्रेडिटर। यानी यहां पर मिस्टर एक्स बन गया हमारा क्रेडिटर। उसी तरह से जिस व्यक्ति को हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए थे वो कहलाता है, वो कस्टमर हमारे लिए बन जाता है डेटर। उसी तरह से जिस पर्सन से हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हैं वो पर्सन हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर। आई होप बात समझ में आई होगी सर। अब बिल्स पेबल क्या होता है? मान लीजिए क्रेडिट था 2 मंथ, ये क्रेडिट था 2 महीने की क्रेडिट पर, ठीक है। बट हमें बिजनेस के अंदर आज कैश चाहिए। क्या चाहिए? आज कैश चाहिए। इस व्यक्ति से तो 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक बिल लिखते हैं मिस्टर वाई के नाम। कितनी कॉपी में? 2 कॉपीज में। कितनी कॉपीज में बच्चों? 2 कॉपीज में बिल लिखते हैं, ठीक है। अब उस बिल के अंदर, बिल के ड्रॉवर कौन है? हम ड्रॉवर हम है। ड्रॉई कौन है? जिसके नाम बिल लिखा गया। अब ये दोनों बिल हमने मिस्टर वाई को भेज दिए। मिस्टर वाई ने ड्यू डेट पर इस बिल के होल्डर को चाहे हम हो चाहे बैंक को, पेमेंट करने का हमने वचन दिया। तो बच्चों, यदि ये गुड्स हमने परचेज किए हैं क्रेडिट पर और 2 महीने की क्रेडिट पर परचेज किए हैं, ये व्यक्ति कहलाएगा क्रेडिटर, जिसे हमने पेमेंट करना है। अभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस केस के अंदर पैसा लेना है सर मिस्टर एक्स को और बिजनेस को पैसा देना है। मतलब हम पैसा देंगे क्योंकि हमने उधार खरीदा। तो जो व्यक्ति को पैसा लेना है वो हमारे नाम लिख सकता है एक बिल। इसलिए यहां पर मिस्टर एक्स बन जाते हैं ड्रॉवर और बिल हमारे नाम पर लिखा जाएगा, इसलिए हम बन जाएंगे ड्रॉई। मिस्टर एक्स हमारे बिजनेस के नाम पर एक बिल लिख रहे हैं, जिसे 2 कॉपीज में लिखा जा रहा है, 2 कॉपीज में। ये दोनों कॉपी अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी बिजनेस को। बिजनेस दोनों कॉपी पर अप्रूवल देगा, एक कॉपी अपने पास रिटेन कर लेगा और एक कॉपी मिस्टर एक्स को वापस भेज देगा। चूंकि हमने एक्सेप्टेंस दी है, हमने एक्सेप्टेंस देकर जो कॉपी वापस लौटाई है वो हमारे लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। यानी कि क्रेडिटर को फ्यूचर डेट पर एक स्पेसिफिक पेमेंट करने की जो गारंटी हमारे द्वारा दी जा रही है, या फिर ड्रॉवर के द्वारा जो बिल लिखे गए हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए अप्रूव किया जा रहा है, वो कहलाता है बिल्स पेबल। क्या कहलाता है बच्चों? बिल्स पेबल। अब मिस्टर एक्स चाहे तो बैंक में इन बिल्स को उसी प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं डिस्काउंट।
क्योंकि हम तो उसे 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। मिस्टर एक्स चाहे तो उसे बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने डिस्काउंट करवाया इसको 65,000 रुपीज में। ये 65,000 डिस्काउंटेड प्राइस है। 5,000 यहां पर बैंक ने अपना डिस्काउंट काट लिया और मिस्टर एक्स को पैसा दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि हमने गारंटी दी थी 2 महीने बाद पेमेंट करने की, इसलिए वो बिल हमारे बिजनेस में हमें दिया जाएगा, हमें लगाया जाएगा बैंक के द्वारा। क्योंकि बैंक एक होल्डर है, ठीक है, हम बैंकों को फुल अमाउंट का पेमेंट कर देंगे 70,000 रुपीज। क्योंकि हमने लाइबिलिटी ली थी 2 महीने बाद पेमेंट करने की, इसलिए हम पूरा पेमेंट करेंगे। बैंक को 70,000 का इनफ्लो, 65,000 का आउटफ्लो, 5,000 का कमीशन, और यहां पर मिस्टर एक्स भी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेते हैं। तो इस बात से पूरे अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी। सर क्रेडिटर को पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्रेडिटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमने गुड्स उधारी पर खरीदे हैं। ओके सर, तो क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोस पर्सन और फर्म्स फ्रॉम whom the goods have been purchased, और गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विसेज प्रोक्योर्ड, सर्विसेज परचेज नहीं होती है, प्रोक्योर्ड होती है, बट ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, सच पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। सम मनी इज स्टिल ओविंग टू देम। यदि मान लीजिए पार्ट पेमेंट हमने कर लिया, 70,000 में से 30,000 हमने पेमेंट कर दिया, 40,000 हमें पेमेंट करना बाकी है, तो क्रेडिटर कितने से कहलाएंगे? कमेंट कर बताइए बच्चों, क्रेडिटर कितने से कहलाएंगे? क्रेडिटर वो कहलाएंगे 40,000 रुपीज से। फॉर एग्जाम्पल, if goods purchased 50,000 purchased from Govind on credits, he will continue to remain creditors of the firm so long full payment is not been made. यदि पार्ट पेमेंट हमने कर दिया तो क्रेडिटर उतने से कहलाएगा जितना पेमेंट अभी करना बाकी है। जब हम पूरा पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर को अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। बिल्स पेबल की भी बात समझ में आई होगी। इस डायग्राम में बिल्स पेबल क्या है? हमारे लिए है। जिस क्रेडिटर को हमने पैसा देना है, उस क्रेडिटर ने हमारे बिजनेस के नाम एक बिल लिखा, हमने एक्सेप्ट करके उसको लौटाया, जो कि एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पर पेमेंट करने के रेस्पेक्ट में एक क्रेडिटर को, ठीक है, जो कि या तो क्रेडिटर को पे किया जाएगा या फिर उसके नेगोशिएटेड होल्डर को, जिसे वो नेगोशिएट कर दिया गया है, जिससे उसे डिस्काउंट कर दिया गया है, या फिर जिसे उसे बेच दिया गया है, उसे भी हमें पैसा देना होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो बिल्स पेबल्स आर एक्सचेंज तो बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर ए पर्सन हु एक्सेप्ट इट। ड्रॉई एक्सेप्ट किसने किया था? हमने, बिजनेस ने। इस बार बिजनेस यहां पर ड्रॉई है, एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉअर। क्रेडिटर यहां पर ड्रॉअर है क्योंकि उसे पैसा लेना था। तो बिल्स पेबल is an accounting terms for the bill of exchange accepted in favor of creditor। बात समझ में आती है सर? तो कमेंट करके बता दीजिए। ये यहाँ पर भी फ्यूचर डेट पर पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ, जिसके हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी है। गुड्स के बारे में सीखा है, परचेज के बारे में सीखा है, सेल्स के बारे में सीखा है सर, परचेज रिटर्न के बारे में सीखा है, एंड मैनी मोर थिंग्स। आई होप इससे ज़्यादा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए कुछ 5-6 टर्म्स को हम लेते हैं, कवर करते हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ओपन है आपके लिए, कमेंट करके जरूर से पूछ लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलने जा रहे हैं वन बाय वन। दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।